नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में 11% भारतीय लोग मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी हैं। एक सरकारी अध्ययन में पाया गया है कि डायबिटीज, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और मोटापा भारत में पहले के अनुसार में कहीं अधिक आम हो गया है। 1,13,000 से अधिक लोगों के अध्ययन में यह भी पाया गया है कि लगभग 15% भारतीय प्री डायबिटिक थे और लगभग 35% को उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन है। ये अध्ययन अक्टूबर 2008 और दिसंबर 2020 के बीच 31 भारतीय राज्यों और क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि भारत में 28.6% लोग सामान्य मोटापे से ग्रस्त हैं, वहीं 39.5% लोग पेट के मोटापे से ग्रस्त हैं। अध्ययन में पाया गया है कि 2017 में भारत में करीब 7.5% लोगों को मधुमेह की समस्या थी। इसका मतलब हुआ कि तब से अब तक ये संख्या 50% से अधिक बढ़ गई है। ICMR, जिसने अध्ययन को फंड किया था, उसका अनुमान है कि भारत, जो कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, वहां 101 मिलियन लोग मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं। भारत सरकार का कहना है कि अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी के साथ साथ शराब और तंबाकू का हानिकारक उपयोग मधुमेह के मामलों में वृद्धि के पीछे के कारण हैं। दैनिक भास्कर के एक अमेठी के रिपोर्टर के किसी सवाल से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुरी तरह से बौखला गईं और अखबार के मालिक से फोन कर बात करने की धमकी देने लगी। रिपोर्टर से कहने लगी कि मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। हालांकि ये नहीं बताया कि सवाल पूछना जनता का अपमान कैसे हो गया। हालांकि उनके इसी वीडियो को रीट्वीट कर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा है कि पुरानी आदत है स्मृति ईरानी की। एक बार इनका इंटरव्यू किया था मैंने, तब चैनल के मालिकों तक पहुंच गई थी स्मृति ईरानी शिकायत लेकर। शिकायत ये कि अभिसार मेरे सवालों के जवाब पर कुछ जगह मुस्कुरा रहे थे। अभिसार शर्मा ने लिखा है, सबसे असुरक्षित सांसद और मंत्री हैं इस सरकार की। इस वीडियो ने ये पुष्टि इस बात की कर दी है। स्मृति ईरानी के पत्रकार से बौखलाने के वीडियो पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं। मालिक को फोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों है। जवाब देते ना बना तो धमकी पर उतर आई। कांग्रेस ने कहा कि स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी, ये मोहब्बत नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने ट्वीट कर कहा है कि बहना, मोहब्बत ये है कि पत्रकारों को उंगली उठा और आंखें तरेर कर मालिकों को फोन करने की धमकी देकर डराया ना जाए। वो आप पूछ रही थी ना, मोहब्बत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। केजरीवाल ने पिछले दिनों सुनाए गए आदेश पर रिव्यू याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की डिग्री मौजूद ही नहीं है। ऐसे में पिछले आदेश पर फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए। आप संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल ने 31 मार्च को सुनाए गए आदेश पर यह समीक्षा याचिका दायर की है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें डिग्री शेयर करने के लिए कहा गया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद मामले को स्वीकार कर लिया है। खबर है कि अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को करेगी। केजरीवाल द्वारा दायर की गई रिव्यू याचिका में कहा गया है कि जानकारी दी गई थी कि पीएम मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट देखने पर पाया है कि डिग्री उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर केवल एक ऑफिस रजिस्टर मौजूद है जो मूल डिग्री से अलग है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में पीएम मोदी की डिग्री के मामले को जारी रखने के लिए कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए 25,000 रुपए के जुर्माने को भी चुनौती दी है। बता दें, 2016 में RTI का जवाब देते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता, जो भारत के सॉलिसिटर जनरल भी हैं, पेश हुए थे। बता दें, पीएम मोदी के चुनावी दस्तावेज के अनुसार उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री पूरी की है। दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच मामले में आंदोलनरत पहलवानों को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़ा कोई मामला नहीं बनता है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया है। अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान
आंदोलनरत पहलवानों ने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। जांच के दौरान ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे पता चलता हो कि पहलवानों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। पुलिस ने इसको लेकर शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए अपनी स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित नारा कुछ सिख प्रदर्शनकारियों ने लगाया था। बता दें, पिछले दिनों भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। इस दौरान दर्ज एक शिकायत में पहलवानों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर गईं, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि वो समझौता करने गई हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण की यही ताकत है, वो बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस की हमें तोड़ने की कोशिश है। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है कि महिला पहलवानों के ब्रजभूषण सिंह के घर जाने वाली बात पर गलत खबरें चल रही हैं। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली पुलिस की तरफ से महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ कार्यालय तफ्तीश के विषय में ले जाया गया था। नाबालिग बच्ची के पिता की ओर से बयान बदले जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट किए हैं, जिसमें वो अपनी हताशा जाहिर कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, परमात्मा सबको हिम्मत दे। पहलवानों के साथ ब्रजभूषण के अभद्र व्यवहार को लेकर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण ने नशे की हालत में महिला पहलवान के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले में गवाह हैं। जगबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने पहली बार 2013 में ब्रजभूषण को महिला खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार करते देखा था। ये थाईलैंड का टूर था, जहां उन्होंने ब्रजभूषण को महिला के पीछे खड़ा देखा। ब्रजभूषण ने महिला पहलवान को अभद्र तरीके से छुआ था। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली वयस्क 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा लगाए गए एक आरोप को एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने पुष्टि की है। ये आरोप एक महिला पहलवान ने लगाया था, जिसमें कहा गया कि पिछले साल मार्च में टीम ने लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के अंत में एक तस्वीर खिंचवाई थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है, जब मैं अंतिम पंक्ति में खड़ी थी, आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक मेरे नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी यानी ब्रजभूषण सिंह के कारनामों से दंग रह गई, चूंकि वे बेहद घटिया और आपत्तिजनक थे और मेरी सहमति के बिना थे। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधे से पकड़ लिया गया। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने इस आरोप पर अपना बयान दर्ज कराया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जगबीर सिंह ब्रजभूषण और शिकायतकर्ता से कुछ फीट की दूरी पर ही खड़े थे। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जगबीर सिंह ने फोटो का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनसे इसके बारे में पूछा था। रिपोर्ट के अनुसार जगबीर सिंह ने कहा, मैंने ब्रजभूषण को महिला पहलवान के बगल में खड़े देखा। उन्होंने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, बुदबुदाई और दूर हट गई। वो अध्यक्ष के बगल में खड़ी थी, लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वो असहज थी। उनके साथ कुछ गलत हुआ। मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पैर खूब चलते थे। इधर आ जा, इधर खड़ी हो जा। उसके व्यवहार से स्पष्ट था कि उस दिन कुछ गलत हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना पर निशाना साधते हुए कहा है कि दुनिया को भारत के मुद्दों में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करने का मतलब देश के लिए बड़ी समस्या लाना होगा। जयशंकर ने कहा कि हर देश में मुद्दे और विविधता होती है, लोगों के विचार हो सकते हैं, उनकी राय हो सकती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि भारत में बड़ी समस्याएं हैं और दुनिया को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो आप बड़ी समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं। जयशंकर ने यह दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कॉलेज में छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। कांग्रेस ने चीन द्वारा गांव बसाए जाने को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में चीन सैन्य गांव बसा रहा है। चीन ने 1 महीने के भीतर लगभग 100 स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। नरेंद्र मोदी जी, यही वक्त है लाल आंख दिखाने का। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि LAC पर दुस्साहसिक चीनी सैन्य निर्माण जो अब उत्तराखंड में है, हमारी प्रादेशिक अखंडता को प्रभावित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मोदी जी की चीन को क्लीन चिट की बड़ी कीमत दे चुका रहा है। चीन के साथ रणनीतिक रूप से मुकाबला करना चाहिए, न कि खोखली शेखी बघार कर। शक्ति सिंह गोहिल को कांग्रेस की गुजरात इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शक्ति सिंह गोहिल गुजरात में कांग्रेस की आखिरी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शक्ति सिंह के सामने 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को ताकत देने की बड़ी चुनौती है। वो गुजरात में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। वहीं दीपक बाबरिया को हरियाणा और दिल्ली के प्रदेश प्रभारी की कमान मिली है। इससे पहले गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी जगदीश ठाकुर संभाल रहे थे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। उन्हें यह धमकी व्हाट्सएप पर दी गई है। धमकी में कहा गया है कि तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा। इस धमकी की जानकारी खुद उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया को दी है। उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी की है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरे पिता को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। ANI के द्वारा जारी ट्वीट के मुताबिक सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार के नाम से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया है। उन्हें एक वेबसाइट से धमकी दी गई है। साथ ही संबंधित अकाउंट से भी ऐसे ही मैसेज आए हैं। मैं यहाँ न्याय मांगने आई हूँ। मेरी केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मांग है कि ये जो गंदी राजनीति है वह रुकनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने राज्य के बोर्ड के पाठ्यक्रम को रिवाइज करने का प्रस्ताव दिया है और संघ से जुड़े पाठ को हटाने का प्रस्ताव दिया है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य सरकार KB हेडगेवार सहित पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई पाठ्य पुस्तकों से कुछ पाठों को हटाने की योजना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उन लोगों के बारे में कहानियां होनी चाहिए जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। बता दें, RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर एक अध्याय पिछले संशोधन के दौरान राज्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। इस शैक्षणिक वर्ष से उसे हटाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सरकार ने दिया है। इस विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव CT रवि ने कहा है कि कांग्रेस पाठ्यक्रम बदल सकती है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन वो इतिहास नहीं बदल सकती। सबको संघ परिवार की देशभक्ति के बारे में पता है। NCERT के पाठ्यक्रमों में कटौती पर इसके सलाहकारों ने आपत्ति जताई है। कक्षा 9 से 12 के लिए राजनीति विज्ञान की किताबों के मुख्य सलाहकार सुहास पलशिकर और योगेंद्र यादव ने आग्रह किया है कि NCERT उनके नाम सलाहकार के रूप में हटा दे। उनकी आपत्ति NCERT द्वारा हाल ही में किए गए असंख्य और तर्कहीन कटौती और पाठ हटाए जाने पर है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में उनके नाम जुड़े होने पर उन्हें शर्मिंदगी होती है। NCERT स्कूल की पाठ्यपुस्तकों पर विवाद हो रहा है क्योंकि हाल में पाठ्यक्रमों में जो बदलाव किए गए हैं उसकी शिक्षाविदों और राजनेताओं ने आलोचना की है। बता दें, कुछ दिन पहले ही खबर आई है कि कक्षा 10 के छात्र अब NCERT की पाठ्यपुस्तकों से लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र की चुनौतियां आदि के बारे में नहीं सीख पाएंगे। दरअसल NCERT ने कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकों से इनसे जुड़े पूरे अध्यायों को हटा दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।